हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि बड़े दिनों बाद, बड़े अरसे बाद हमारा इंटरेक्शन हो रहा है AWS की सीरीज़ में, AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट की ट्रेनिंग में। इसमें मेरे पास कुछ मसरूफियात हो गई थी जिसकी वजह से, और शॉर्टेज ऑफ टाइम था जिसकी वजह से मैं ये वीडियोस नहीं बना सका था। और इसके अलावा ये कि जो इससे पिछला जो मोड ऑफ डिलीवरिंग द लेक्चर्स था वो था हमारा 1-to-1 लेक्चर्स, मतलब कि वीडियोस में मैं लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अब मैंने इस तरह से ऑब्ज़र्व किया कि जिस मोड में मैं पहले आप लोगों को वीडियोस फ्राहम कर रहा था उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। वो असल में ये था कि उसमें पहले आप लोगों को कैमरा लगाना पड़ता था, उसकी सेटिंग करनी पड़ती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। तो मैंने सोचा कि यूँ किया जाए कि नोट्स इसी तरह ही बनाए जाएं बोर्ड पे और आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए वो समझाया जाए। इससे पिछला जो टॉपिक था वो हमने पढ़ा था इलास्टिक लोड बैलेंसर का। उसमें हमने उसका ओवरऑल व्यू पढ़ा था कि इलास्टिक लोड बैलेंसर की सर्विस जो AWS की है वो किस लिए है। उसके अंदर हमने उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ELBs पढ़े थे, AWS इलास्टिक लोड बैलेंसर, जिसमें हमारे पास 4 मेन टाइप्स थी। उसकी फिर हमने फर्दर उसकी लैब्स की थी। अब हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो है हमारे पास आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। जैसे कि नाम ही शो कर रहा है कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, कि हमने इसमें आइडेंटिटीज़ को और एक्सेस को मैनेज करना है। किन की? यूज़र्स की। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। IAM अलाउज यू टू मैनेज यूज़र्स एंड देयर लेवल ऑफ एक्सेस टू द AWS कंसोल। इसमें क्या है कि हम अपने यूज़र्स बनाते हैं अपने रूट अकाउंट पे। अब आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंशिएट आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे पास रूट अकाउंट कौन सा होता है। जो अकाउंट आप खुद क्रिएट करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर बंदा जो खुद क्रिएट करता है वो उसका रूट अकाउंट कहलाता है। कि अगर फॉर एग्जांपल आप AWS का एक फ्री टियर अकाउंट बनाते हैं तो वो उसका रूट अकाउंट होता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप रूट अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो उसमें आप एक ईमेल प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आप उसका पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, तो फिर वो आपको AWS की कंसोल में लॉगिन करता है। इसी तरह हमारे पास ये रूट अकाउंट कहलाता है। लेकिन अब रूट अकाउंट ने अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल यूज़र्स को अपने अकाउंट की एक्सेस देनी हो तो वो कैसे दे सकता है। ये हमारे पास आता है फीचर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर। IAM अलाउज यू टू मैनेज यूज़र्स एंड देयर लेवल ऑफ एक्सेस टू द AWS कंसोल। इससे मुराद ये है कि हमने यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे जो रूट अकाउंट है उसके अंदर जो मैं मल्टीपल यूज़र्स को बना के उनको एक्सेस देना चाहता हूँ अपने अकाउंट की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको कुछ लेवल ऑफ एक्सेस होनी चाहिए, सारी वो सर्विसेज को एक्सेस ना कर सकें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एम्प्लॉय है, वो सिर्फ और सिर्फ EC2 पे उसका काम है, तो मैं क्या करूँगा कि उसको एक्सेस दूंगा सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड की सर्विस की। एक मेरे पास डेटाबेस का बंदा है तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सेस दूंगा RDS की। तो ये मेरे पास आती है कि कितनी लेवल ऑफ एक्सेस आपने देनी है। अब इसके अंदर लेवल ऑफ एक्सेस के अंदर भी डिफरेंट हमारे पास सिनेरियोज़ हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरा एक जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ और सिर्फ EC2 को स्टार्ट कर सके या स्टॉप कर सके, तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप की मैं EC2 इंस्टेंस की उसको एक्सेस दे दूंगा। इसी तरह ही अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई एक एम्प्लॉय है उसको सिर्फ और सिर्फ मैं उसको रीड ओनली एक्सेस देना चाहता हूँ तो वो मैं उसको रीड ओनली एक्सेस भी दे सकता हूँ। या मैं चाहता हूँ कि मैं उसको फुल एक्सेस देना चाहूँ किसी एक सर्विस की, EC2 की, RDS की, DynamoDB की या कोई और हो सर्विस AWS की, मैं उसकी फुल एक्सेस देना चाहता हूँ तो वो फुल एक्सेस भी मैं दे सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन ये सब कहाँ से होगा? आपके रूट अकाउंट से। अब इसमें हमारे पास IAM की क्या हमारे पास डेफिनेशन होगी कि इसमें हमने यूज़र्स को मैनेज करना होता है और उनकी लेवल ऑफ एक्सेस को मैनेज करना होता है कि एक जो यूज़र है उसका क्या काम है, उससे रिलेटेड आपने उसको एक्सेस देनी है अपने रूट अकाउंट की। क्यों? इससे इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक नया एम्प्लॉय आया है, उसको अभी इतना नहीं पता कि AWS के बारे में, तो वो उसको अगर हम पूरे अकाउंट की एक्सेस और वो भी रूट अकाउंट की एक्सेस दे दें तो वो क्या करेगा कि वो EC2 इंस्टेंस को शायद टर्मिनेट कर दें या स्टॉप कर दे। तो क्या होगा? इससे आप लोगों के जो रियल टाइम में जो आपके सर्वर्स चल रहे होंगे उनका इफेक्ट होगा और आपकी जो कंपनी के जो सर्वर्स चल रहे हैं उनका इफेक्ट होगा। तो ये हमारे पास इसलिए लेवल ऑफ एक्सेस यहाँ पर मैटर करती है कि हमारा जो यूज़र है उसका जो काम है हम सिर्फ उसको वही एक्सेस दें ताकि उसके अलावा जो भी सर्विसेज हैं वो उनको एक्सेस ना कर सके और उसमें वो कोई और अमेंडमेंट ना कर सके। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन। इसी तरह सेकंड डेफिनेशन क्या है कि IAM जो है इज़ अ वेब सर्विस दैट हेल्प्स यू सिक्योरली कंट्रोल
एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज, मतलब ये कि सिक्योर कंट्रोल आपके एक्सेस देता है AWS के रिसोर्सेज की। अब सिक्योर कंट्रोल से क्या मुराद है कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी आती हैं। अब या तो हम एक जब यूज़र बनाते हैं तो उसका हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं। अब पासवर्ड जो है वो उसकी एक सिक्योरिटी है। इसी तरह यू यूज़ IAM टू कंट्रोल हु इज़ ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथोराइज्ड टू यूज़ रिसोर्सेज। अब ऑथेंटिकेटेड और ऑथोराइज दो टर्म्स यहाँ पर यूज़ हुई हैं। ऑथेंटिकेटेड मतलब ये कि जो भी हमने यूज़र बनाया है उसको हमने ऑथेंटिकेट करना है कि वो क्या वो वैलिड यूज़र है, वही यूज़र है जो हमने क्रिएट किया है, वही यूज़र उसको अकाउंट को यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए ऑथेंटिकेट हम इस तरह से करते हैं कि हम उसका यूज़र नेम और पासवर्ड उसको देते हैं। अब यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए वो एक्सेस कर सकेगा हमारे रूट अकाउंट को। तो ये हो गया हमारे पास ऑथेंटिकेटेड का, ऑथेंटिकेशन का। अब इसी तरह हमारे पास एक और यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसकी लैब भी करेंगे, MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसमें क्या होगा, मैं एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दे दूँ MFA का, इसको हम आगे डिस्क्राइब एक्सप्लेन भी करूँगा मैं इसमें कि MFA में क्या होता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब ये कि आपकी एक एडवांस लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास ऐप्स हैं, जैसे कि AWS जो यूज़ करता है, जो उसके साथ कंपैटिबल है, वो है गूगल ऑथेंटिकेटर। तो वो गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज़ करके आपको ऑथेंटिकेट करता है कि आप क्या वैलिड यूज़र हैं, वही यूज़र हैं जो हमने रूट अकाउंट से क्रिएट किया है। दूसरी हमारे पास आती है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन से मुराद ये है कि आपने आपने जो यूज़र बनाया है उसको जो एक्सेस दी है, क्या वही उसके पास जो परमिशंस आपने जो उसको दी हैं, क्या वो अप्लाई हो चुकी हैं, क्या वो दूसरे रिसोर्सेज को तो नहीं एक्सेस कर पा रहा है जिसकी आपने एक्सेस नहीं दी उसको। फॉर एग्जांपल कि मैंने मेरे पास एक एम्प्लॉय है, उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनल डेटाबेस सर्विस RDS की एक्सेस दी है, तो क्या वो RDS के अलावा जो दूसरे हमारे पास सर्विसेज हैं, ELB है, EC2 है, उनको तो एक्सेस नहीं कर पा रहा, या जो हमने एक्सेस परमिशंस दी हैं उसको DynamoDB की, या फिर हमने RDS की जो भी परमिशंस उसको असाइन की हैं, क्या वो उनको अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहा है। तो ये हमारे पास ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दो चीज़ें आ जाती हैं। अब इसको दोबारा पढ़ते हैं। IAM इज़ अ वेब सर्विस दैट हेल्प्स यू सिक्योर कंट्रोल एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। सिक्योर कंट्रोल का मैंने बता दिया कि आपके उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाता है जिससे आप ऑथेंटिकेट होते हैं। तो ये हो गया एक तरह से सिक्योर कंट्रोल, एक सिक्योर वे में आप आप एक AWS के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं या एक्सेस दे सकते हैं किसी को। यू यूज़ IAM टू कंट्रोल हु इज़ ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेशन में हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड आ जाएगा। अगर हम एडवांस लेवल लगाएं तो हमारे पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आ जाएगी। एंड ऑथराइजेशन टू यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मतलब है कि ऑथराइज्ड टू यूज़ रिसोर्सेज की जो आपने परमिशंस उसको दी हैं, जो आपने उसको परमिट किया है कि वो ये सर्विसेज को यूज़ कर सकता है, तो वो क्या उनको यूज़ कर पा रहा है या नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास IAM के कुछ फीचर्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फीचर से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल M करके मैं एक न्यू स्लाइड ऐड करूं और यहाँ पर आप लोगों को एक सिनेरियो समझा दूं कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रूट अकाउंट है, रूट अकाउंट ये मेरे पास है एक रूट अकाउंट, ये वो रूट अकाउंट है AWS का जो आप खुद क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर आपको रूट अकाउंट की आप निशानी इस तरह से लगा सकते हैं कि उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल और पासवर्ड देना पड़ेगा, ईमेल एंड पासवर्ड। या फिर अगर आपने MFA अनेबल किया है तो आपको MFA का एक कोड भी देना पड़ेगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। अगर आपने रूट अकाउंट से मल्टीपल यूज़र्स बनाए हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक यूज़र है, ये मेरा दूसरा यूज़र है, ये तीसरा यूज़र है और ये चौथा यूज़र है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी बड़ी है और मेरे पास 200 यूज़र्स हैं, 200 एम्प्लॉयज़ हैं या इससे भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो अगर मैंने AWS की एक्सेस देनी है तो क्या मुझे उनके लिए 200 अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे या मैं एक ही अकाउंट से उनको एक्सेस दे सकता हूँ। तो यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि अगर मेरे पास 200 एम्प्लॉयज़ हैं और मैंने उन सबको मैंने AWS के अकाउंट की एक्सेस देनी है या उनको AWS की ज़रूरत है, तो ये अच्छा सिनेरियो नहीं है या ये एक अच्छी गुड प्रैक्टिस नहीं है कि आप उन सबको 200 एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको एक एक अलग अकाउंट दें। नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे कि एक रूट अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर उन यूज़र्स के नाम से आप उनके IAM यूज़र बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उनको पासवर्ड असाइन करेंगे और उनको उस हिसाब से जो उनका टास्क है उस हिसाब से उनको आप परमिशंस अलाउ करेंगे। इनकी जब हम लैब करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास है एक एडमिन, दूसरा मेरे पास है ये डेटाबेस का बंदा, तीसरा मेरे पास है ये HR डिपार्टमेंट का,
चौथा मेरे पास है ये बिलिंग डिपार्टमेंट का, क्या लेते हैं बिलिंग डिपार्टमेंट हमारा ये। अब ये हमारे पास एडमिन है, तो यहाँ पर अब जो AWS रिकमेंड करता है वो क्या करता है कि आप जो नॉर्मल रूटीन के टास्क हैं वो आप रूट अकाउंट से ना करें। यहाँ तक कि AWS आपको रिकमेंड करता है कि रूट अकाउंट से आप कुछ भी ना करें। क्यों? क्योंकि रूट अकाउंट क्या होता है कि रूट अकाउंट सब कुछ होता है, वो सब कुछ कर सकता है। रूट अकाउंट से आप ये समझ लें कि वो रूट अकाउंट जो है वो AWS के अकाउंट को भी डिलीट कर सकता है। तो यहाँ तक कि इतने ज़्यादा अगर परमिशन रूट अकाउंट पे हैं तो अगर किसी भी एम्प्लॉय से गलती से अकाउंट ही डिलीट हो जाए तो वो आपका रूट अकाउंट ही डिलीट हो जाता है। तो आपके पास जितने भी उसके अंदर आपने काम किया है, जितने भी आपने रिसोर्सेज बनाए हुए हैं, वो सारे के सारे ज़ाय हो जाएंगे। तो यहाँ पर AWS इसीलिए रिकमेंड करता है कि आपने जो नॉर्मल रूटीन के टास्क करने हो वो आप बजाय के रूट अकाउंट के करें, आप एक ऐसा IAM यूज़र बना लें एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र के नाम से या एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम से, कि उसको आप सारे एडमिन राइट्स दे दें। वो क्या होगा कि एक तरह से हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र कहलाएगा जिसके पास सारे राइट्स होंगे। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होगा एडमिन में और रूट अकाउंट में। वो इस तरह से कि एडमिन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र जो है, वो रूट अकाउंट को या फिर जो हमारा AWS का अकाउंट है उसको डिलीट नहीं कर सकेगा, और रूट अकाउंट के पास ये राइट होता है कि वो डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस जो AWS भी रिकमेंड करता है वो यही करता है कि आप नॉर्मल रूटीन के टास्क जो हैं उसमें आप रूट अकाउंट को ना यूज़ करें, बल्कि आप एक ऐसा IAM यूज़र बना लें जिसको आप सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दे दें, सारे रिसोर्सेज के एक्सेस दे दें, और उसमें जाके आप काम करें, और उधर से फिर आप यूज़र्स बनाएं जो कि आप के डिफरेंट डिपार्टमेंट के यूज़र्स हो सकते हैं। आप डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, आप उसमें डिफरेंट IAM पॉलिसीज़ लगा सकते हैं, आप डिफरेंट IAM रोल्स आप असाइन कर सकते हैं। तो ये आप उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र के जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र का जो अकाउंट है उधर से आप जाके करें, बजाय कि आप रूट अकाउंट से करें। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया कि ये मेरे पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव का यूज़र है, ये मेरे पास डेटाबेस का एक डिपार्टमेंट है, ये HR का डिपार्टमेंट, और ये बिलिंग डिपार्टमेंट है। अब डेटाबेस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे मैं उनको कहता हूँ कि ये मैं RDS जो है और DynamoDB इन दो पे ये लोग काम करते हैं, तो मैं इनकी इसको एक्सेस दे देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इनकी एक पॉलिसी क्रिएट कर दूँगा जिसमें RDS की फुल एक्सेस दे दूंगा और DynamoDB के फुल एक्सेस दे दूंगा। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको और जाके डीप हम डाइव करेंगे इनकी पॉलिसीज़ में, तब आप देखेंगे कि हम इनकी जो एक्सेस है एक सर्विस की RDS की, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि RDS का सिर्फ और सिर्फ वो रीड ओनली मोड देख सकते हैं, रीड ओनली व्यू कर सके, तो मैं उसको सिर्फ रीड ओनली एक्सेस दूंगा। अगर मैं उसको चाहता हूँ कि उसको मैं फुल एक्सेस दूँ तो मैं उसको फुल एक्सेस दे सकता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि उसको कुछ टास्क हों कि वो टेबल क्रिएट कर सके, टेबल या डिलीट कर सके, या थोड़े से टेबल की मॉडिफिकेशन कर सके, तो वो मैं उसके उस चीज़ों की एक्सेस दे सकता हूँ। इसी तरह ही HR का डिपार्टमेंट है, तो HR में फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सर्विस ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं EC2 की कर देते हैं कि इन्होंने हमारे पास जो या फिर यहाँ पे HR में भी हम डेटाबेस की कर देते हैं कि हमने अगर फॉर एग्जांपल इनको EC2 और RDS की दोनों की देनी है परमिशन, तो मैं HR वालों को उसकी दे दूँगा ताकि वो अपनी डेटाबेस भी इसमें मैनेज कर सकें। इसी तरह अगर बिलिंग डिपार्टमेंट में अगर कोई यूज़र्स हैं उनको मैं कहता हूँ कि उनको भी EC2 की एक्सेस देनी है, तो मैं उनको सिर्फ और सिर्फ EC2 की एक्सेस दे सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने बिल्स वगैरह जनरेट करने होते हैं, तो उनको जो बिलिंग सर्वर्स बिलिंग के लिए रिजर्व किए जाते हैं उनकी उसको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने यहाँ पर जो बताने का मकसद था वो ये था कि एक तो बात कि आप लोगों ने जो AWS रिकमेंड करता है कि आप रूट अकाउंट से कोई काम ना करें, बल्कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स एक यूज़र को असाइन कर दें जो कि जिसके पास सारे राइट्स हों, तो वो उधर से आप जाके अपने रूटीन के टास्क करें और उधर से आप जाके डिफरेंट IAM यूज़र्स बनाएं। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी कंपनी बड़ी है, उसके पास 200 या 300 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप बजाय कि उनको अलग अलग एक AWS का अकाउंट दें, आप उनको IAM के फीचर के साथ IAM की सर्विस से उनको आप एक मेन रूट अकाउंट की एक्सेस दे सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास IAM के फीचर्स आते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट इसमें 8 to 10 फीचर्स होंगे जो कि हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है शेयर्ड एक्सेस टू योर AWS अकाउंट, कि यहाँ पर आप जो AWS का अकाउंट जो है, जो रूट अकाउंट है, आप उसकी एक्सेस को शेयर कर सकते हैं अपने मल्टीपल यूज़र्स के साथ। क्या है कि यू कैन ग्रांट अदर पीपल परमिशन टू एडमिनिस्टर and use resources in your AWS account without having to share your password और access की। अब यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ की हैं, पासवर्ड और एक्सेस की। यहाँ पर जब आप यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसके पास दो कीज़ आती हैं, एक एक्सेस की होती है और दूसरी सीक्रेट की होती है। जब ये लैब करेंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि एक्सेस की और जो सीक्रेट की है उसकी फ़ाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें बाद में यूज़ आती है उस यूज़र को लॉगिन करवाने के लिए।
एक बात होगी। दूसरी बात ये कि आप आईएम के फीचर के आईएम की सर्विस को यूज़ करके आप शेयर्ड एक्सेस दे सकते हैं अपने AWS के रूट अकाउंट की अपने यूज़र्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये यहाँ पर क्या है कि आप ग्रांट कर सकते हैं उनको परमिशंस। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये एक हमारे पास एक डेटाबेस की टीम है, उनको सिर्फ और सिर्फ RDS और DynamoDB की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उनको मैं क्या करूँगा कि RDS और DynamoDB के फुल एक्सेस दे दूँगा। तो क्या होगा कि उनके पास जो दूसरी RDS और DynamoDB के अलावा जो सर्विसेज हैं वो उनके लिए डिनाइड में होंगी। मतलब ये कि वो उनको एक्सेस नहीं कर सकते, वो उनको सिर्फ और सिर्फ उनको एक व्यू ओनली मोड मिलेगा जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ उनको देख सकते हैं, बल्कि और इसके अलावा उनको वो ना तो उनको एडिट कर सकते हैं, ना उसको अगर EC2 इंस्टेंस है तो ना उनको स्टार्ट कर सकते हैं, ना स्टॉप कर सकते हैं। मतलब ये कि आप जितनी उनको परमिशन देंगे वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों का एक्सेस कर सकेंगे। एंड ग्रांट अदर पीपल परमिशन टू एडमिनिस्टर एंड यूज़ रिसोर्सेज, और वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे जिनकी आपने परमिशन दी है इन योर AWS अकाउंट, जो कि आपके पास रूट अकाउंट है, विदाउट हैविंग टू शेयर योर पासवर्ड और एक्सेस की। और यहाँ पर पासवर्ड और एक्सेस की मुराद ये है कि आपने अपना जो AWS का रूट अकाउंट है उसका जो यूज़र नेम, जो इसकी ईमेल होती है, जो उसका पासवर्ड होता है, वो आपने नहीं किसी के साथ शेयर करना। आप बगैर शेयर किए पासवर्ड और आप अपनी एक्सेस की जो है आपका जो ईमेल है, आप उसको बगैर शेयर किए आप अपने यूज़र्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सेस दे सकते हैं अपने AWS के रूट अकाउंट के। ये हो गया पहला पॉइंट कि शेयर्ड एक्सेस टू योर AWS अकाउंट वी कैन प्रोवाइड। सेकंड है ग्रैनुलर परमिशंस। ग्रैनुलर परमिशंस से मुराद ये है कि आप एक सर्विस है, आप उसके अंदर भी उसको ज़्यादा डिफ़ाइन करके, ज़्यादा उसको कहते हैं इनलाइन पॉलिसीज़, कि आप एक फॉर एग्जांपल EC2 सर्विस है, आप चाहते हैं कि ये यूज़र जो ये एम्प्लॉय जो ये अभी नया आया है, तो इसका मैं बजाय कि EC2 की फुल एक्सेस दे दूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सेस देता हूँ व्यू ओनली मोड की या रीड ओनली एक्सेस दे देता हूँ। तो वो सिर्फ और सिर्फ उनको देख सकता है, उसको व्यू कर सकता है, ना तो उनको वो स्टार्ट कर सकेगा, ना उनको स्टॉप कर सकेगा, ना उनकी जो दूसरी स्टोरेज वगैरह है उनको वो एडिट वगैरह कर सकेगा या उनको डीअटैच या अटैच कर सकेगा। तो ये इस तरह की जितनी भी हमारे पास परमिशंस है वो आती हैं ग्रैनुलर परमिशंस के अंदर। यू कैन ग्रांट डिफरेंट परमिशंस टू डिफरेंट पीपल। हम मुख्तलिफ परमिशन असाइन कर सकते हैं मुख्तलिफ लोगों को फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज और डिफरेंट रिसोर्सेज की। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, मैंने जैसे डेटाबेस टीम की एग्जांपल दे दी, अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाउड की टीम है जिसके अंदर वो लोग किसी टेस्ट इन्वायरमेंट या डेमो इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं और वो लोग उनको EC2 वगैरह की और इलास्टिक लोड बैलेंसर की या ऑटो स्केलिंग वगैरह की इनकी ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये फीचर्स उनको अनेबल कर दूंगा और ये उस टीम के लिए ये चीज़ इन चीज़ों को परमिट कर दूंगा ताकि वो उनको एक्सेस कर सकें। फॉर एग्जांपल यू माइट अलाउ सम यूजर्स कंप्लीट एक्सेस एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ रीड ओनली एक्सेस टू Amazon EC2। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, मेरे पास डिफरेंट सर्वर्स चल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि कुछ यूज़र्स हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो मेरे वो अभी न्यू आए हैं, तो मैं उनको क्या कहूँगा कि उनको रीड ओनली एक्सेस दूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ उनको व्यू कर सकते हैं। और कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो पुराने हैं, वो उन सर्वर्स पर या उन EC2 पर वर्चुअल मशीन पर काम कर रहे हैं, तो मैं उनको कंप्लीट एक्सेस दे दूँगा। तो ये मेरे पास जो रूट अकाउंट है उधर से मैं ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। इसी तरह मेरे पास स्टोरेज है, मैंने स्टोरेज के कुछ बकेट्स वगैरह क्रिएट की हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को रीड कर सकें, उनको व्यू कर सकें, लेकिन उनको एडिट वगैरह ना कर सकें, उनमें कोई अमेंडमेंट ना कर सकें। और उनकी तो मैं क्या करूँगा, उनको कंप्लीट एक्सेस देने के बजाय मैं उनको सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस दूंगा। इसी तरह मेरे पास DynamoDB, VPC, इन सब सर्विसेज के साथ मैं ये चीज़ें, ये परमिशंस अलाउ कर सकता हूँ। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, ग्रैनुलर परमिशंस, के मैं परमिशंस दे सकता हूँ अपने रिसोर्सेज की उनके टास्क की बेस पे। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक यूज़र है जो न्यू आया है तो मैं उसको सारी एक्सेस नहीं देना चाहता, तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस दूंगा। और कुछ एम्प्लॉयज़ हैं मेरे वो पुराने हैं, वो उन सर्विसेज पर काम कर रहे हैं, तो मैं उनको कंप्लीट एक्सेस दे दूँगा। उसके बाद मेरे पास तीसरा पॉइंट जो आता है वो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसको हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है कि ये एक तरह से हमारी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहलाती है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास जो जब हम रूट अकाउंट में लॉगिन होते हैं तो हमें एक ईमेल देनी होती है और दूसरे नंबर पे हमें पासवर्ड देना होता है।
पासवर्ड देने के बाद जब अगर आपका MFA अनेबल है तो आपको एक 6 डिजिट कोड होगा जो कि आपकी कंपैटिबल एप्लीकेशन जो भी आपने डाउनलोड की हुई है उस पर आएगा कोड। वो आप कोड दोगे तो आप उसको लॉगिन कर सकते हो AWS की कंसोल में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि यू कैन ऐड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू योर अकाउंट। अब ये अकाउंट में कर सकते हैं एंड टू इंडिविजुअल यूजर्स पे भी फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि जो यूज़र हमने बनाया है उसको हमने यूज़र नेम और पासवर्ड तो दे दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये MFA जो फीचर है, ये फैसिलिटी जो है, ये भी हम अनेबल कर दें ताकि उसके साथ जो एप्लीकेशन जो हमारी कंपैटिबल होगी उसके ऊपर जो कोड आएगा वो उसको लिख के या उसको जब लिखेगा तो वो उसके साथ उस अकाउंट में लॉगिन होगा। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। AWS जो ज़्यादातर यूज़ करता है वो है हमारे पास गूगल ऑथेंटिकेटर। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है। इसमें क्या होता है कि आप जब ये वाली ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो जब आप IAM के फीचर में आते हैं ऊपर लिखा आता है MFA अनेबल कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनेबल कर लें। तो जब आप अनेबल करते हैं तो एक QR कोड आता है, वो आप अपने जब ये गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इसके साथ आप वो स्कैन करेंगे। जब आप स्कैन कर लेंगे तो वो आपके AWS के अकाउंट के साथ वो सिंक हो जाएगा। अब जो भी कोड आएगा गूगल ऑथेंटिकेटर पे वो मैक्सिमम 30 सेकंड के लिए वो आता है कोड। अब क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप लॉगिन कर रहे हैं, आप अपनी ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, फिर वो पूछेगा कि आप अपना MFA कोड लिखें। आप अपनी गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप पे जाएंगे, उधर आप जब भी जैसे ही ऑन करेंगे तो उधर 6 डिजिट का कोड चल रहा होगा और वो हर 30 सेकंड्स के बाद वो अपडेट होता रहता है कि 30 सेकंड बाद वो नया कोड हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल कि कोई और यूज़र एक्सेस करना चाहता है और उसको अगर आपका MFA कोड मिल भी गया है तो वो जब लॉगिन करेगा तो उस 30 सेकंड के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अनेबल रहेगा। 30 सेकंड बाद वो कोड चेंज हो जाएगा तो कोई और बंदा जो है अननोन पर्सन वो आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता या फिर उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास इसलिए एक तरह से एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन है जो कि हमारे पास MFA की सूरत में है। जो यहाँ पे हमारे पास एक और भी है माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर के नाम से। वो भी कुछ हमारे पास क्लाउड हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारे पास आता है आइडेंटिटी फेडरेशन। आइडेंटिटी फेडरेशन से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इससे मुराद ये है कि आप AWS के अकाउंट पे आप किसी थर्ड पार्टी को ट्रस्ट करवाएं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमने डिफरेंट सिनेरियोज देखे भी हैं कि हमारा अगर जीमेल का अकाउंट है और हम कोई एक किसी और वेबसाइट पे या किसी और सर्विस पर या किसी और वेबसाइट पे हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो कहता है कि अगर आप लोगों का जीमेल अकाउंट है तो आप उससे भी लॉगिन होके हमारा अकाउंट हमारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है कि ये आप क्या तो ये यहाँ पर क्या है कि वो जो जो अननोन वेबसाइट है जिसमें आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं वो रिलाई कर रहे हैं किस पे, जीमेल के अकाउंट पे, जीमेल के डेटाबेस पे। तो यहाँ पर जो ट्रस्ट करना है थर्ड पार्टी पे वो कहलाते हैं हमारे पास आइडेंटिटी फेडरेशन। तो ये हमारे पास फैसिलिटी है AWS के अंदर भी। यू कैन अलाउ यूजर्स, आप यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं हु ऑलरेडी हैव पासवर्ड्स एल्सवेयर, मतलब कि उनके पासवर्ड कहीं और हैं, कहीं और से मुराद ये कि उनके थर्ड पार्टी पे हैं। अगर फॉर एग्जांपल कि मैं अगर या आप लोगों ने रियल टाइम में आपने एग्जांपल फेस भी की होगी कि जब भी आप जीमेल को लॉगिन करते हैं तो वो एक कोड देता है जो कि आपके मोबाइल पे आता है ताकि वो आप असाइन करें, या आप किसी न्यू डिवाइस पे अपनी जीमेल ओपन करते हैं तो वो आपके मोबाइल पे कोड देता है ताकि वो आप कोड दें और फिर आप उससे लॉगिन हो। या फिर आप किसी और वेबसाइट पे अकाउंट, अगर फेसबुक पे अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो वो अगर उसने ट्रस्ट किया हुआ है जीमेल पे गूगल के पासवर्ड्स पर तो वो क्या करेगा कि वो कहेगा कि आप लोग लॉगिन कर सकते हैं वाया जीमेल। तो आपके पास जीमेल का अगर अकाउंट है तो आप वाया जीमेल जो फेसबुक है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि फेसबुक ने रिलाई किया हुआ है या ट्रस्ट किया हुआ है किस पे, गूगल पे, कि गूगल की डेटाबेस पे, जो कि उन यूज़र्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको ऑथेंटिकेटेड लगी है तो उसने उस पर ट्रस्ट किया और उसने ये अपने साथ आइडेंटिटी फेडरेशन के तौर पर गूगल को यूज़ किया। अब क्या है कि यू कैन अलाउ यूजर्स हु ऑलरेडी हैव पासवर्ड्स एल्सवेयर। एल्सवेयर से मुराद इन योर कॉर्पोरेट नेटवर्क में भी हो सकते हैं कि आपकी एक फिजिकल सर्वर चल रहे हैं, आपके वहाँ पर कोई एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है, वहाँ पर आपके पासवर्ड्स रखे हुए हैं, आप वो वाले पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है आइडेंटिटी ब्रोकर। आइडेंटिटी ब्रोकर क्या करता है कि वो आपके AWS को आपके जो फिजिकल सर्वर्स हैं, फिजिकल जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसके साथ वो कंपेटिबल, उसके साथ वो एक तरह से आपको सिंक कराते हैं। आपके जो यूजर्स, आपके जो पासवर्ड्स आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में सेव हैं उनसे वो लॉगिन करवाता है। ये होता है आइडेंटिटी ब्रोकर्स का काम। या फिर अगर आपके जो पासवर्ड हैं वो पड़े हैं किसी भी इंटरनेट आइडेंटिटी प्रोवाइडर में, इंटरनेट आइडेंटिटी प्रोवाइडर यहाँ पर हमारे पास गूगल भी हो सकता है, फेसबुक भी हो सकता है, हमारे पास AWS भी हो सकता है, जिनके पास हमारी आइडेंटिटीज़ की
की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। टू गेट टेम्परेरी एक्सेस टू योर AWS अकाउंट, मतलब ये कि आप टेम्परेरी एक्सेस अगर चाहते हैं अपने किसी भी रूट अकाउंट की, तो आप आइडेंटिटी फेडरेशन के ज़रिए भी आप उससे लॉगिन हो सकते हैं, आप उससे एक्सेस कर सकते हैं AWS के अकाउंट को। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है इंटीग्रेटेड विद मैनी AWS सर्विसेज, कि ये जो हमारे पास IAM की जो सर्विस है ये इंटीग्रेट है विद अदर AWS सर्विसेज के साथ भी। फॉर एग्जांपल हमारे पास AWS EC2 है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ELB इलास्टिक लोड बैलेंसर, AWS लैम्बडा, AWS इलास्टिक बीनस्टॉक, ये जितनी भी हमारे पास AWS की सर्विसेज हैं इनके साथ हमारी IAM का जो सर्विस है वो इंटीग्रेट हुई है। अगर फॉर एग्जांपल कि आप EC2 आपके पास एक वर्चुअल मशीन जो है वो बनी हुई है, आप उसके अंदर IAM सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं कि उसके जो यूज़र मेरे EC2 को यूज़ कर रहा है वो बजाय कि सारी सर्विसेज को यूज़ करे, वो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज को एक्सेस कर सके, उस EC2 से वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज को एक्सेस कर सके। तो आप यहाँ पर IAM की पॉलिसी लगा सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज को एक्सेस करेगा, उसके आप उसको फुल एक्सेस दे दें और वो IAM जो आपने पॉलिसी लगाई है वो आप अटैच कर दें EC2 के साथ। तो ये आपका क्या होगा कि जो यूज़र EC2 में लॉगिन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज को यूज़ कर सकेगा। इसी तरह ही हमारे पास IAM जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की जो सर्विस है वो हमारी इलास्टिक लोड बैलेंसर और AWS की लैम्बडा जो सर्विस है सर्वलेस टेक्नोलॉजी, और उसके बाद AWS इलास्टिक बीनस्टॉक, इन सब के साथ वो कंपैटिबल है और इंटीग्रेट हुई हुई है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर आता है वो है PCI DSS कंप्लाइंस। ये हमारे पास कुछ वेंडर्स हैं, जब भी हम किसी भी कुछ वेंडर्स हैं जो कि इस वाले जो फीचर है PCI DSS कंप्लाइंस के फीचर पे पूरा उतरते हैं। वो इस तरह से कि वो जब हम उन पर शॉपिंग करते हैं तो वो हमारी कुछ क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं अपने पास, और जब भी हम नेक्स्ट टाइम वहाँ पर शॉपिंग करते हैं या कोई भी ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करते हैं तो वो हमारे पास दोबारा से वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड करना पड़ती, बल्कि वो उनके पास ऑलरेडी वहाँ पर स्टोर होती है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि IAM सपोर्ट्स द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ क्रेडिट कार्ड बाय मर्चेंट और सर्विस प्रोवाइडर। मतलब ये कि किसके पास अथॉरिटी है कि वो आपके पेमेंट, आपके जो क्रेडिट कार्ड हैं या आपके डेबिट कार्ड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, और उसके मतलब कि जब आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगवाते हैं या फिर कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वो किस तरह से उसने आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। एंड हैज़ बीन वैलिडेटेड एज बीइंग कंप्लायंट विद द पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री एंड द डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। ये एक PCI DSS स्टैंडर्ड है जो कि हमारे पास कुछ वेंडर्स हैं जो कि इसको फॉलो करते हैं, तो वो हमारे पास इस डोमेन के अंदर आते हैं कि वो PCI DSS को उन्होंने सब्सक्राइब किया है और वो उसको फॉलो करते हैं, और उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो हमारी जो डेबिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जो IAM का फीचर है वो है फ्री टू यूज़। मतलब है कि जो IAM का जो फीचर है वो हमारे पास फ्री टू यूज़ है। मतलब है कि उसमें जब आप रोल्स बनाते हो, जब आप यूज़र्स, ग्रुप्स, रोल्स एंड पॉलिसीज जब भी आप क्रिएट करते हो तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता। हाँ, जब आप यूज़र्स क्रिएट करते हो और वो यूज़र्स जो रिसोर्स यूज़ करते हैं उस रिसोर्स की ज़रूर उसको आपको चार्ज पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे लिखा है AWS IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट एंड AWS STS हमारे पास एक और सर्विस है, सिक्योरिटी टोकन सर्विस, और IAM आर फीचर्स ऑफ योर AWS अकाउंट ऑफर्ड एट नो एडिशनल चार्जेस। मतलब कि इसमें कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। मतलब कि जब आप IAM के अंदर यूज़र वगैरह बनाते हो या ग्रुप्स बनाते हो उसके चार्ज कोई नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जब वो आप यूज़र बनाते हो, जो वो लॉगिन होके जो आपने परमिशन उसको दी है कि वो EC2 को एक्सेस कर सकता है या RDS को एक्सेस कर सकता है या VPC को एक्सेस कर सकता है, तो उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के बाद जब वो यूज़ करेगा उनको तो उनका ज़रूर चार्ज पड़ेगा। यू आर चार्ज ओनली व्हेन यू एक्सेस अदर AWS सर्विसेज यूजिंग योर IAM यूजर्स या फिर STS क्रेडेंशियल्स, तो फिर आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे पास है इवेंचुअली कंसिस्टेंट। IAM जो है वो हमारे पास इवेंचुअली कंसिस्टेंट है। वो कैसे? वो इस तरह से कि IAM के जो है वो हाई अवेलेबिलिटी फीचर को फॉलो करता है। मतलब ये कि अगर आप इसके अंदर कोई भी आप एक रीजन में चेंज करते हैं तो वो आप IAM फीचर में जब आप कोई चीज़ चेंज करते हैं या अमेंडमेंट करते हैं तो वो रेप्लिकेट हो जाती है दूसरे रीजन्स में भी जहाँ पर उसकी कॉपीज़ अवेलेबल हैं। मतलब है कि IAM लाइक मैनी अदर सर्विसेज इज इवेंचुअली कंसिस्टेंट। IAM अचीव्स हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी कैसे अचीव करता है? बाय वो रेप्लिकेट करता है डाटा अमंग डिफरेंट सर्वर्स, अमंग डिफरेंट मल्टीपल सर्वर्स जो कि AWS ने ऑलरेडी डिप्लॉय किए हैं मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में और मल्टीपल रीजन्स में। तो क्या होता है कि हमारा जो IAM की जो भी आप इसके अंदर आपका जो डाटा होगा वो रेप्लिकेट होगा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स विद इन दी Amazon डाटा सेंटर्स, जो कि Amazon ने अपने डाटा सेंटर में डिप्लॉय कर रखे हैं अमंग द होल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास उसके रीजन्स आ जाते हैं, उसके अवेलेबिलिटी जोन्स आ जाते हैं। दी चेंजेस मस्ट बी रेप्लिकेटेड
अक्रॉस IAM विच कैन टेक सम टाइम, मतलब है कि आप जो भी चेंज करते हो वो थोड़ा सा डिले लेंगे, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा और वो फिर रेप्लिकेट कर जाएंगे अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स विद इन दी अमेजॉन डाटा सेंटर्स। ये हमारे पास हो गया इवेंचुअली कंसिस्टेंट, कि हमारा जो IAM जो फीचर है वो हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है फीचर IAM का, वो है सिक्योर एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज फॉर एप्लीकेशंस दैट रन ऑन EC2 इंस्टेंसेस। मतलब ये कि जो भी रिसोर्सेज आप रन करते हो या जो भी एप्लीकेशन आप रन करते हो EC2 इंस्टेंस के ऊपर, तो वो कोई भी अगर AWS के रिसोर्स एक्सेस करती हैं तो वो सिक्योर वे में कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल कैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है अपने AWS के अकाउंट में, तो जब कोई भी आपने फॉर एग्जांपल आपने एक यूज़र बनाया हुआ है और वो यूज़र जब लॉगिन करेगा EC2 इंस्टेंस आपका रनिंग में है, जब वो यूज़र लॉगिन करेगा उधर से, तो जो जो उसके पास परमिशन होगी वो उन चीज़ों को सिर्फ एक्सेस कर सकता है। इसकी लैब में आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से एक हम यूज़र क्रिएट करेंगे, एक EC2 इंस्टेंस हम डिप्लॉय करेंगे और वो यूज़र जब उसी EC2 इंस्टेंस में लॉगिन करेगा, किससे लॉगिन करेगा, वो उसके पास अपने क्रेडेंशियल्स हैं, उसके पास अपनी एक्सेस की है, उसके पास अपने सीक्रेट की है, तो वो उसके ज़रिए उधर से लॉगिन करेगा जब EC2 इंस्टेंस के अंदर, तो वो उसके पास वो उन सर्विसेज को एक्सेस करता है जो हमने उसको कंसोल में प्रोवाइड की थी, जो हमने उसको परमिट की थी कंसोल में कि वो सिर्फ इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यू कैन यूज़ IAM फीचर्स टू सिक्योरली प्रोवाइड क्रेडेंशियल्स फॉर एप्लीकेशंस दैट रन ऑन EC2 इंस्टेंसेज। These credentials provide permissions for your application to access other AWS resources. For example, S3 buckets and DynamoDB tables. For example, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक यूज़र है और उसको मैंने एक्सेस दी है S3 की बकेट्स की। अब वो यूज़र जब EC2 इंस्टेंस के अंदर लॉगिन हो जाएगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ वही परमिशन होगी जो हमने उसको कंसोल में प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पर क्या है कि हम EC2 के ऊपर हमने फॉर एग्जांपल कहा है कि एक हमारा यूज़र है वो EC2 उसको हमने एलोकेट कर दिया कि वो EC2 वो इस वर्चुअल मशीन को यूज़ करेगा। अब वो जब उसके अंदर अपने आप को अपने क्रेडेंशियल्स के ज़रिए और पासवर्ड के ज़रिए लॉगिन हो जाएगा तो उसके पास वही परमिशन होंगी, वही उसके पास पॉलिसीज़ उसके ऊपर जो हमने इम्प्लीमेंट की हैं वो सिर्फ उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। इसकी लैब में आप लोगों को करके दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ योर AWS अकाउंट। अब ये जो IAM का फीचर है इससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो कंट्रोल है वो एक तरह से सेंट्रलाइज हो जाता है। सेंट्रलाइज कैसे कि हमारा जो जितनी भी चीज़ें मैनेज होती हैं वो हमारी रूट अकाउंट से मैनेज होंगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में शुरू में बताया था कि AWS ने रिकमेंड किया हुआ है कि आपने नॉर्मल रूटीन के टास्क के लिए रूट अकाउंट को नहीं यूज़ करना, बल्कि आपने एक एडमिन राइट्स दे के एक यूज़र बनाना है, उस अकाउंट को लॉगिन करके आपने उधर से अपने रूटीन के टास्क करने हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमारा जो कंट्रोल होगा वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। बाय यूजिंग IAM सर्विस we can do a centralized control of our AWS account and manage users, groups, policies and roles। उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रलाइज कंट्रोल के ज़रिए हम अपने यूज़र जो हमने क्रिएट किए हैं हम उनको मैनेज कर सकते हैं, उनकी पॉलिसीज़ उनके रोल्स को मैनेज कर सकते हैं, उनके लेवल ऑफ एक्सेस को मैनेज कर सकते हैं और जो हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं हम उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास IAM के फीचर्स थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूज़र्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, पॉलिसीज़ क्या होती हैं, रोल्स क्या होती हैं, क्या क्या लिमिट है हमारे पास AWS के एक अकाउंट में कि हम कितने यूज़र्स बना सकते हैं, कितने ग्रुप्स, एक रीजन में कितनी हमारे पास लिमिट है। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम 1 by 1 इसकी लैब की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।